या स्टूडेंट, इससे पहले का जो हमारा जो भी वीडियो आया है उसमें हमने जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। वो सारा वीडियो जो था वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड था। अब उससे जस्ट आगे जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट वो है ग्रेविटेशन, और अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या अपना अपना नियम दिया है और इसमें कौन कौन से डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अब हमारा जो और अपना जो अब नेक्स्ट 4-5 वीडियो जो भी आएगा तो उसमें हम जो है ना इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये हमारा ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशन जो ये नाम है ये असल में क्या है? तो ग्रेविटेशन असल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस, उसकी मास की वजह से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में? दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ठीक है ना, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और किसके वजह से लगता है? ड्यू टू द masses ऑफ द बॉडी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये किस वजह से लगता है? मास ऑफ द बॉडी की वजह से लगता है। और ये चीज जो है मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन जो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब तीसरी बात इसमें ये याद रखना है कि ये जो है ना, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में जो हमारा चार जो नेचुरल फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उनमें सबसे वीकेस्ट जो होता है वो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन होता है, जिसको हम सिंपली ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में ये लगता है। खैर, नेक्स्ट जो इसमें आता है टर्म वो आता है आपका ग्रेविटी। मार्कर चल क्यों नहीं रहा यार? नेक्स्ट हमारा टर्म क्या आता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है कि ये जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज होता है। बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर उन दो बॉडी में से अगर एक बॉडी अगर आपकी अर्थ है, व्हेन वन बॉडी इज अर्थ, अगर हमारी अर्थ है, देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज नॉन एज, तब इसको जाना जाता है, इज नॉन एज ग्रेविटी। तब हम इसे ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सिंपल फंडा था ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन का। ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें खास करके न्यूटन साहब ने बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बारे में जो है बचपन में ही क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि मतलब किस तरह से उनके ऊपर एक सेब गिरा और उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया। ठीक है, एक कोई सेब गिरा और उसके बारे में फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई किस तरह से ये गिरा वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब क्लास 9th में हम देख चुके हैं। तो ज्यादा इसके बारे में खैर कहानी पे नहीं जाना है, सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल हो गया। अब यहाँ पर आया हमारा कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने वही सेब के अकॉर्डिंग, वो जो एप्पल उसके ऊपर गिरा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या नियम बनाया उसके बारे में देखते हैं। तो वो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन साहब ने कहा कि ये जो फोर्स होता है ना, इसने कहा कि पहली बात, ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट टू बॉडीज। अगर दो बॉडी है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात न्यूटन साहब ने ये कह दिया। दूसरी बात इसने ये कहा कि ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मतलब ये हुआ कि अगर ये दो पार्टिकल था
एक का मास था हमारा m1 और दूसरे का मास था अगर m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर था हमारा मान लीजिए r, तो वैसे सिचुएशन में ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी m1 m2 और दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को मिलाया गया तो दोनों को मिला करके उसने बताया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया गया तो ये बन गया F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। खैर, इसमें जो ये टर्म आपने देखा ना G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G को क्या बोलते हैं? ये जो G है आपका, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये G जो है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है पूरे यूनिवर्स में, आप आसमान से लेकर जमीन तक कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो उसने बताया कि इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात साहब ने बताया, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। किसकी? इस G की। अच्छा, अब इसमें अगर हम इस G का डायमेंशन निकालना चाहें, अगर इस G का डायरेक्ट हम यहाँ से फॉर्मूला देखें तो हमें ये G क्या निकल करके आता है। देखिए, अगर G को यहाँ से इस फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ऐसा। तो यहां से अगर हम यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन बनता है, डिस्टेंस का मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन m1 इंटू m2 है तो यानी पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बन रही है, तो ठीक है। अगर इस G का हम डायमेंशन देखना चाहें क्या होगा, तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml टी दी पावर -2। देखिए एक मिनट, अगर हम G का डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ G कैलकुलेट करें तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है क्या, ml टी दी पावर -2 इंटू r, मतलब कि आपका हो जाएगा क्या, l स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, मतलब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहां से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कुल मिलाकर के ये आपका बनेगा क्या, m दी पावर -1 l क्यूब टी दी पावर -2। ये आपका डायमेंशन निकल करके आएगा, ठीक है। ये किसका डायमेंशन हो गया, G का। G का मैग्नीट्यूड कितना यानी वैल्यू कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी ये पर केजी स्क्वायर है। और इसका डायमेंशन आपका m-1 l क्यूब टी दी पावर -2, ठीक है। इतनी सी बात हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह के बारे में और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन ये है, टू बॉडीज या 2 पॉइंट masses of mass m possesses circular motion due to mutual gravitational force of attraction, then find its velocity। देखिए क्या कहता है कि 2 पॉइंट मासेस है और वो दोनों पॉइंट मासेस अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। तो आप ये पता कीजिए, जब दोनों का मास सेम है, दोनों का मास m है, तो आप ये पता कीजिए कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये किसी सर्कुलर पाथ पे ये दोनों पॉइंट मासेस चक्कर लगाना शुरू कर दिया होगा और एक पॉइंट मास यहाँ पर है m और दूसरा यहाँ पर है m।
ये हमेशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में होगा, जस्ट अपोजिट में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सर्कल के डायमीटर के एंड पे, यानी डायमीटर जो होगा उस सर्कल का, उसके दोनों एंड पर ये दोनों मास रखा हुआ होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितने के बराबर होगा, 2r के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन होने का मतलब ये है कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इसको कौन दे रहा है, यही जो मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, G इंटू M1 M2, यानी कि M इंटू M, क्योंकि दोनों मास सेम है, अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर हम कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, यही फोर्स जो है, यही फोर्स इसको दे रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बराबर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है हमारा क्या, mv स्क्वायर अपॉन r, यानी कि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, r, और r हमारा क्या है, यहाँ पे r है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी से हमें ये निकालना है कि अब हमें निकालना है वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहाँ पर जो सिंपल सा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। और यहाँ से हम चाहेंगे तो मास से इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, r से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और कुल मिलाकर के हमारा v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट gm अपॉन 4r, ठीक है। यानी इसकी वेलोसिटी इतने के बराबर हो जाएगी, जो भी उसका मास दिया रहेगा, जो भी जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगा उसका रेडियस जो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसे। खैर इसमें चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ये हो गया, मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरी बात हो गई। अब हमारा इसमें टर्म क्या आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखिए फ्री फॉल क्या होता है ना, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उस तरह का जो फॉल होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी कि कोई बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, जो भी उसमें फोर्स काम कर रहा है सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स काम कर रहा है, तो वैसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सॉरी वैसे फॉलिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी falls on the surface of earth पे only due to gravitational pull of earth, यानी कि इस पे कोई और फोर्स काम नहीं करेगा बल्कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ काम करेगा, और उसकी वजह से जो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होगी उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। और यहां पर जो इन द केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी is known as acceleration due to gravity। देखिए इसको समझिए, कह रहा है कि जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है, यानी फ्री फॉल करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उस जो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे यहाँ से हम इस मार्कर को अगर छोड़ देते हैं, तो ये मार्कर को अगर हम छोड़ देंगे तो ये जो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिरेगा नीचे। तो जब ये नीचे की तरफ गिरेगा, यानी अब जो ये फ्री फॉल हो, ये जो मतलब नीचे गिरेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेगलेक्ट मान करके चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि फ्री फॉल जो है ना सिर्फ वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि
कोई भी बॉडी अगर कहीं पे भी मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे गिरेगी तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस काम करेगा ही करेगा। तो फ्री फॉल में मतलब अगर हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो ये वैक्यूम में पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे भी हम जो है ना प्रैक्टिकली मान करके चल लेते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर यानी जीरो काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस मार्कर को छोड़ेंगे और ये मार्कर जब नीचे की तरफ काम करेगा, मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस जीरो है, तो वैसे सिचुएशन में इस पेन का, इस मार्कर का नीचे की तरफ गिरना फ्री फॉल कहलाएगा। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे जब हम इसको जिस टाइम छोड़ेंगे तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे एक नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है जो कि हमारा ग्रेविटी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर नेट फोर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन है। तो वो जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, ये स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर हम इस टॉपिक को अगर आगे बढ़ाएं तो देखिए अब जरा सा हम ये जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन देखें। अगर हमारा नेक्स्ट है टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, हम मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m एंड मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल m। तो देखिए अब क्या है कि ये स्मॉल m, मान लीजिए कि कोई बॉल है, उस बॉल को हमने फ्री फॉल के कंडीशन में छोड़ दिया, तो उस बॉल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू, हमारे पास न्यूटन वाले लॉ से क्या है फॉर्मूला, G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, ऐसा कुछ। या फिर अगर हम अर्थ के सरफेस पे लेकर के चल रहे हैं तो अर्थ के सरफेस पे रेडियस ऑफ द अर्थ यानी r स्क्वायर, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, या फिर डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते थे यार, लेकिन हमने अर्थ का सरफेस मान करके चला है तो हम यहाँ पर अर्थ के रेडियस के बराबर डिस्टेंस लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा GMM अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि क्या है कि ये फोर्स उस पे काम कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगा जो कि हमारा स्मॉल g होगा। तो उसकी वजह से उस पे जो मतलब नेट फोर्स काम करेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन दी बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा क्या, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इन द बॉडी। एक्सेलरेशन इन द बॉडी क्या है, स्मॉल जी है। ठीक, ये दोनों क्या है, नेट फोर्स ही एक तरह से, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो बराबर नेट फोर्स के हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारा बनेगा mg इज इक्वल टू GMM अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के जो ये स्मॉल g आ रहा है ये बराबर हो जाएगा GM अपॉन r स्क्वायर के। ठीक, तो ये आपका g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसको हमने क्या देखा कि ये g जो है, g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये जी जो है, जो बॉडी यानी बॉल था या मार्कर था या क्या था, कैसा शेप था, क्या मास था, उन सब से इनको कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू क्या चीज होगी, GM अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या चीज पे डिपेंड करेगी, एक तो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी, दूसरा ये जी तो कांस्टेंट ही रहता है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू लगभग हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है और इस जी की वैल्यू जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये होती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है,
लेकिन ये वैल्यू चेंज होती है इस वजह से नहीं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के होने की वजह से चेंज नहीं होता है, बल्कि ये जी की वैल्यू जो चेंज होती है वो अर्थ के शेप की वजह से चेंज हो सकता है, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से चेंज हो सकता है, वो अर्थ से के सरफेस से जो कितनी हाइट पे देखा जा रहा है उसकी वजह से चेंज हो सकता है, और अर्थ के अंदर डेप्थ में कितना जाकर के इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है उसकी वजह से चेंज हो सकता है। तो खैर जी की वैल्यू इतनी होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये सारे बॉडी के लिए फिक्स रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो इतनी सी बात हो गई। बाकी इस स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अगर हम कुछ देखें डिफरेंस क्या, तो ये हम क्लास 9th में भी रट चुके हैं। ये जो होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जबकि ये कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इस जी की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो सकती है प्लेनेट टू प्लेनेट, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो इस जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि इस पूरी दुनिया में कहीं भी दो जगह जहन्नम से लेकर जन्नत तक कहीं भी चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे होता है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दुनिया के किसी कोने में होता है। ये एक्सेलरेशन है, जबकि ये कांस्टेंट टर्म है। तीसरी बात, नेक्स्ट बात ये है कि बस इतनी सी बात है, और क्या है, इतना सा बस वैल्यू याद रखना है कि इन दोनों के बीच में ये सारे डिफरेंस है, दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो ये हो गई आपकी स्मॉल जी और कैपिटल जी की बात। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टर्म आता है वेट ऑफ द बॉडी। ठीक, देखिए जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में वेट और मास सबको एक ही समझा जाता है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में वेट और मास दोनों सेम चीज नहीं है। मास का मतलब होता है कि उसका जो इनर्शियल मास है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको कि हम केजी में मेजर करते हैं, और वो एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तो वेट का मतलब होता है कि वो ग्रेविटेशनल पुल जिससे यानी जितना ताकत से, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना, तो वही फोर्स हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखेंगे, the gravitational pull by which जिससे अर्थ attract the object towards its center, अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, कहलाता है वो वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी। तो ये वेट ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसका वेट, इसका यूनिट क्या बनेगा, वेट का यूनिट न्यूटन बनेगा, यानी वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है, क्योंकि वेट हमारा एक तरह का फोर्स है, वेट हमारा एक तरह का फोर्स है, वेट हमारा एक तरह का फोर्स है, इसलिए वेट का यूनिट न्यूटन होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसमें और आगे बढ़ें, वेट ऑफ द बॉडी के बाद ये चीज हो गया। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, खास करके 9th में ज्यादा पूछा जाता है, 11th में बहुत कम ही पूछा जाता है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो इसमें बस यही सब डिफरेंस बता देना है कि वेट जो है एक तरह का फोर्स है, मास जो है वो एक तरह से क्वांटिटी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है, वेट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इन सारी चीजों के बारे में इसमें बता देना। वेट चेंज हो सकता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो सकता है। खैर, लिखने की जरूरत है नहीं, ये सब 9th का टॉपिक है, क्या यहाँ पे लिखो ज्यादा। चलो, इतनी बात हो गई। इसके बाद अब आते हैं असल पॉइंट पे, जो कि है हमारा क्या, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम। ठीक, ये शेल थ्योरम क्या कहता है, ये शेल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई एक स्फेरिकल शेल है या फिर कोई एस्फेयर है, यानी सॉलिड एस्फेयर है, और उस एस्फेयर के बाहर में कोई एक पॉइंट मास रखा हुआ है, तो उस पॉइंट मास को वो एस्फेयर या वो शेल जो है
वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, तो इसको थोड़ा सा और अगर मैं ऐसे समझाऊं, देखिए कि ये कोई अगर स्फीयर है, ठीक, ये कोई हमारा स्फीयर है, या फिर ये कोई स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल होने का मतलब ये कोई, मतलब जैसे हमारा क्रिकेट का बॉल वगैरह होता है तो वो एक स्फेरिकल शेल होता है, क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। जो टेनिस वाली जो बॉल होती है वो अंदर से खाली होती है, लेकिन वो जो हमारी लेदर वाली बॉल होती है वो अंदर से भी भरा होता है। तो जो लेदर वाली बॉल होती है वो अंदर से भरा होता है, तो वो सॉलिड स्फीयर में हम कंसिडर करेंगे उसे। लेकिन जो टेनिस वाली बॉल होती है वो अंदर से खाली होती है, तो इसको हम स्फेरिकल शेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर इसके बाहर अगर कोई पॉइंट मासेज यहाँ पर अगर m रखा हुआ है, तो इस m को ये स्फीयर, या यहाँ पर कोई पॉइंट मासेज m रखा हुआ है और डिस्टेंस पे, तो ये स्फीयर या स्फेरिकल शेल जो है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और उसी तरह से अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि इस स्फीयर का टोटल मास अगर m है, तो ये टोटल का टोटल मास अगर इसके सेंटर पे बैठा हुआ होता m, ये टोटल मास m अगर इसके सेंटर पे बैठा हुआ होता, तो जिस फोर्स से ये m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, सेम उसी फोर्स से ये पूरा स्फीयर भी इस m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि अगर इस पूरे स्फीयर का मास इसके सेंटर पे लाके बैठा दिया जाता, यानी कि इसको जो है इस पूरे स्फीयर को हम एक पॉइंट मास से कंसीडर करते हैं जिसका मास m होता, तो ये पॉइंट मास इस स्मॉल मास को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता इस डिस्टेंस पे, सेम उसी फोर्स से ये पूरा स्फीयर इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और सेम वही फंडा इस स्फेरिकल शेल के लिए भी लागू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोर्स की वैल्यू अगर मेजर करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस अगर थोड़ी देर के लिए r है, तो ये हमारा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा g कैपिटल M, जो कि स्फीयर का मास है, इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये स्फेरिकल शेल है जिसको हम थोड़ी देर के लिए m1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो मतलब, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए x है, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स काम करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, g m1 इंटू m अपॉन x स्क्वायर के बराबर, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। ध्यान ये रहे, इसमें कंडीशन है कि ये है कि ये जो स्फीयर या आपका जो ये शेल है, स्फेरिकल शेल है, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी हिस्से में बहुत ज्यादा मास है, किसी दूसरे हिस्से में कम मास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में हमारा ये नियम लागू होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम क्या हो गया यार, चलो बहुत हो गया। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये अगर मतलब इसमें क्या था ना, कि इसमें अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस r था, ठीक, रेडियस r था, तो ये जो आपका स्मॉल r है या फिर x है, जो पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है, ये बड़ा है रेडियस से, ठीक है। और अगर ऑन द सरफेस की बात करेंगे, तो ये x या स्मॉल r की जगह जो है हमारा, स्मॉल r की जगह जो है हमारा वो कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल आ जाएगा। खैर, इसके हेल्प से हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास इनसाइड द solid sphere और spherical shell। सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल के अंदर में अगर कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है पॉइंट मास का वो लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल या स्फीयर है, तो वैसे सिचुएशन में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो पहले हम स्फीयर का केस ले लेते हैं। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और मान लीजिए कि ये इसका सेंटर C है और यहाँ पर कोई पॉइंट मास P रखा हुआ है और इसकी दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि इसको सेंटर मान करके और CP को रेडियस मान करके एक स्फीयर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, एक इस तरह से स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो स्फीयर होगा, अब ये छोटा वाला जो स्फीयर हमने बनाया है, इस स्फीयर के अंदर जितना मास है वही मास सिर्फ और सिर्फ इस पे ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस कर सकता है। इस छोटे
एस्फेयर के अंदर जो मास होगा सिर्फ वही मास इस पॉइंट P पर जो स्मॉल मास स्मॉल m रखा हुआ है उसमें ग्रेविटेशनल पुल दे सकता है उसको, यानी उसको अपनी तरफ खींच सकता है। बाहर इस एस्फेयर के बाहर जो ये सब मास है, तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें जैसे कोई एक पॉइंट को मैं उठाता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर का कोई एक पॉइंट मास है इस एस्फेयर का है, जो इस पॉइंट मास को अपनी तरफ खींचेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन इसी तरीके से इस पॉइंट मास पे यहाँ पर कोई इस एस्फेयर में यहाँ पर कोई एक मास होगा जो इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, और इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट जो है इस वाले कंपोनेंट को इसके ब्रेक कर देगा और इस वाले कंपोनेंट को ये ब्रेक कर देगा। यानी कि बाहर में जितना भी रखा हुआ है मास, यानी कि इस छोटे एस्फेयर के बाहर में जो भी मास है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा किसी दूसरे पॉइंट मास से जो कि ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है। अब अंदर में जितना है इस एस्फेयर के, इस छोटे एस्फेयर के अंदर में जितना मास है, यही इसमें जो है ना इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो ये अंदर में जो मास है उसको थोड़ी देर के लिए हम m डैश मान लेते हैं। तो हमारा फोर्स बराबर हो जाएगा g m डैश इंटू स्मॉल m अपॉन इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r स्क्वायर, ठीक। अब ये m डैश के लिए फिर लफड़ा हो गया कि हम m डैश नहीं, हमें m के टर्म में चाहिए, क्योंकि पूरे एस्फेयर का मास हमें पता है m, और ये m डैश आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस r जरूर दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए हमारा जो टोटल मास होगा, टोटल मास बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, जो भी उसकी डेंसिटी है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा। अब हम m डैश अगर निकालना चाहें तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और छोटे वाले एस्फेयर का रेडियस कितना है स्मॉल r क्यूब है, इंटू रो कर देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम दोनों का क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेंगे। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो कुल मिलाकर के हमारा आएगा m बाय m डैश इज इक्वल टू r क्यूब बाय r क्यूब, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि m डैश इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू m, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस m डैश की जगह ये वाली वैल्यू लाके पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा g इंटू r क्यूब इंटू m बाय r क्यूब इंटू m, और नीचे में ही r स्क्वायर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कुछ। तो r स्क्वायर से इसका क्यूब हट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये हमारा असल में फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर मतलब इस डिस्टेंस पर एस्फेयर के अंदर में रखा हुआ है तो फिर आपका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं यार, सिंपल सी बात है ये सब। खैर आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, थक गया यार। शेल थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या है ना कि ये तो हमारा एस्फेयर की बात थी। अब हमारा मान लीजिए कि कोई हमारा एस्फेरिकल शेल है, ये हमारा एस्फेरिकल शेल है, मास यहाँ पे है, यानी टेनिस का बॉल है ये एक तरह से, और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है जिसका कि मास m है, ठीक। तो इस m पर जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल होगा वो तो होना चाहिए था टुवर्ड्स द सेंटर, बट यहाँ पर जो होगा जो ग्रेविटेशनल पुल F जो होगा F बराबर 0 होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी ग्रेविटेशनल पुल इस पे काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं काम करेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर का जो पार्टिकल, अंदर में तो कोई मास है ही नहीं बेचारे के अंदर, कि हम यहाँ पर से एक स्फीयर ड्रॉ करके बोले अंदर में जो मास है, अंदर का मास है ही नहीं कुछ, जो भी मास है बाहर में बाउंड्री पे है। तो यहाँ पर का मास अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, अरे यार मार्कर चल क्यों नहीं रहा, ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो अगर ये इसको ऐसे खींचेगा तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनेगा ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और जस्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग एक कोई ना कोई मास यहाँ पर भी बैठा हुआ होगा जो इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ठीक। और इसका भी दो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, अगर ये फोर्स इधर की तरफ है तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ।
तो इसको जो है इसको बैलेंस कर देगा ये और इसको बैलेंस कर देगा ये, तो यानी कुल मिलाकर के सारा नेट फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा। यानी इस पर जो फोर्स है, कोई एक पॉइंट मास यहाँ से फोर्स लगा रहा है तो दूसरा इसके कोरोस्पोंडिंग इस बाउंड्री पे कहीं ना कहीं पे एक मास ऐसा होगा जो इसके दोनों कंपोनेंट को, इसका दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारा मास कैंसिल आउट हो जाता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि मतलब स्फेरिकल शेल के केस में अगर कोई पॉइंट मासेस इनसाइड द स्फेरिकल शेल है तो वैसे सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पुल 0 होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर 0 होता है। लेकिन होता क्या है कि नेचर में कोई भी ऐसा ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग कहीं भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर इस स्फीयर के अंदर ये पॉइंट मास रखा हुआ है तो ये कहना कि इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि बिल्कुल ये सही बात है कि इसके बाउंड्री पे जो भी मास है उसका कोई ग्रेविटेशनल पुल इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन बाहर भाई हम खड़े हैं, मेरे अंदर भी मास है तो मेरा मास तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब इस पे तो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। हमारा मास या कोई बाहर में कोई और मास कहीं रखा हुआ है, सन है, स्टार है, डिफरेंट बॉडीज है, वो सब का सब इस पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सब का सब इस पे फोर्स अपना लगा रहा होगा, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे 0 कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल शील्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मास का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे मास को इफेक्ट नहीं डालता है। इसीलिए खैर इतनी सी बात हो गई इसमें शेल थ्योरम के बारे में, और इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत है नहीं। इसमें अब हम एक दो पॉइंट देखेंगे कि नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरी बात ये होता है कि डजंट अफेक्टेड बाय इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि दो बॉडी और दो बॉडी के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को उसके बीच में जो मीडियम आ रहा है उस मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस पर, ठीक है ना। तीसरा जो होगा इसमें तीसरा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सारी चीज तो पहले ही मैं लिखा चुका हूँ। तो एक चीज याद रखना है, कंजर्वेटिव होता है, दूसरा चीज है कि मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तीसरा इसमें याद रखना है कि ये जो F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ समझना है, तो F बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो ये F है, डजंट अफेक्टेड बाय अनदर बॉडी। कोई दूसरी बॉडी अगर वहां रखी है तो उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। इतनी सी बात को याद रखना, इससे ज्यादा और इसमें कुछ बताने वाली है नहीं और ना ही समझाने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं तक रहने देते हैं, अगला जो हमारा टर्म है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है।